नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं फिजिक्स में भी हम लोग साउंड चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है सर, आज हम लोग साउंड में सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने आपको क्या क्या चीज़ें कवर करवा दी है। देखिए, इससे पहले हमने वेव स्टार्ट किया था यानी कि तरंग, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि वैद्युत चुंबक के तरंग, और इसके जितने भी थ्योरी थे सर, जितने कंसेप्ट थे, जितने न्यूमेरिकल बन सकते थे, जितने क्वेश्चन बन सकते थे, और जो अगर बात कर ली जाए जैसे एलपी टेक्नीशियन में टीसीएस कंडक्ट करवाती है रेलवे का पेपर चाहे एसएससी का पेपर, जहां एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। तो देखिए, जितने न्यूमेरिकल बन सकते थे प्रीवियस ईयर के वो मैंने करवाए, जो एक्सपेक्टेड बन सकते थे। फिर मैंने देखा सर कि स्टेटमेंट बेस्ड जो कथन सहित जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस, जेपीएससी बीपीएससी में पूछे जाते, उसको भी मैंने कवर करवा दिया। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं तो अगर वेव की चैप्टर में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में मुझे अगर कोई बोल रहा है कि सर मैं कैसे पढूं, कहां से पढूं, फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम क्वालिटी कंटेंट, तो मैं शायद आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल से कवर कर लीजिए एक बार। ठीक है, और यकीन मानिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही अच्छे से आपको कवर करवाई जाएगी। एक बार शिद्दत से कीजिए, जिस प्रकार 2018 में मैंने आपको दिया, जो चीज़ें हमने कंप्लीट करवाने के साथ साथ अपनी सारी पेपर क्वालिफाइड की, वो मैंने सारा कुछ दिखाया सर। तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं सर, सबसे पहले आपको ये ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, हमारा फोकस स्टडी विद अभी। आप सर्च भी करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी मैंने वेब टॉपिक में जो भी चीज़ें यहाँ मैंने जो चीज़ें मैंने लिखी एज इट इज़ मैं यहाँ पर आपको शेयर भी कर दिया है। तो धीरे धीरे सारे टॉपिक को वहीं पे शेयर भी कर दूंगा। और सुन लीजिए ध्यान से, आप ऐसा मन में बिल्कुल मत रखिए कि जैसे मैं थंबनेल में लिखा हूँ एलपी टेक्नीशियन तो आपके जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार एसएससी के लिए नहीं है, बीपीएससी के लिए नहीं है, एसएससी के लिए नहीं है मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अगर साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम को दोगे तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, बस ये सब मिथ है एक यूट्यूब में बना हुआ, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप अब आपको ठीक जो लगे वो करें। चलिए, अब हम यहाँ पर से अब अपने क्लासेस पे आते हैं, जो चीज़ें हमें आज पढ़नी है। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एलपी टेक्नीशियन के जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जेएसएससी के भाई, देखिए अभी लक्ष्मण सर आपके पूरे के पूरे मेंसुरेशन पे काम कर रहे हैं। आपका जितना ट्राइंगल से क्वेश्चन बन सकता था और आपके सर्कल से, वो पूरा जितने अभी प्रीवियस ईयर में टीसीएस ने पूछे हैं, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी करवा दिए वो। और फिर आपको अभी वो देने वाले हैं कोऑर्डिनेटर के ऊपर, यानी और आपका मिसलिनियस। ठीक है, मतलब पूरा मेंसुरेशन 2D का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कोई रिपीटेशन क्वेश्चन नहीं होगा सर, और एकदम कंसेप्ट वाइज चीज़ें समझा करके पूरा डिटेल में सर समझा रहे हैं। तो जरूर सर अटेंड करिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका मेंसुरेशन 2D वाइज। वैसे ही हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म करेंगे मैथ्स को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर अभी मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड को स्टार्ट करने से पहले, तो हमने साउंड में क्या कवर कर लिया सर, एक बार मैं उसको बहुत जल्दी रिकॉल कर दूं ताकि चीज़ें आपको थोड़ा और अच्छे से इंटरेस्ट वे में समझ में आ सके। ठीक है, देखिए बात कर रहे होते हैं हम साउंड की। साउंड की अगर बात करनी हो तो साउंड क्या है, तो साउंड एक वेव है, यानी कि तरंग है। ठीक है, अब ये तरंग क्या होता है, तरंग क्या है, वेव क्या है, तो एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस कहाँ, तो मीडियम के पार्टिकल्स में। ठीक है, जब मीडियम के पार्टिकल्स में कोई डिस्टर्बेंस होगा तब आपकी क्या होगी, एक वेव उत्पन्न होगी या फिर जनरेट होगी, और ये वेव की क्या है, आपका साउंड है। अब देखिए, वेव को भी हमने दो कैटेगरी फॉर्म में रखा था, एक तो था आपका मैकेनिकल वेव और एक था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव की बात की जाए तो इसे विदाउट मीडियम हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी कैन प्रोड्यूस इन वैक्यूम, यानी कि हम निर्वात में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सकते थे। ठीक है सर, फिर हमने देखा कि मैकेनिकल वेव हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम वाइब्रेशन के आधार पर, यानी जो आपकी पार्टिकल्स यहाँ पर वाइब्रेट कर रही थी उसके आधार पर हम वेव को दो पार्ट में और रखते हैं। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग, और ट्रांसवर्स वेव मतलब अनुप्रस्थ तरंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर बात कर ली जाए तो इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो पैरेलल, ठीक है ना, वो बिल्कुल समानांतर वाइब्रेशन करती है। और अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। तो अगर इससे के अलावे अगर हम और बात कर लें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो इसे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन ट्रांसवर्स वेव को हम केवल और केवल सॉलिड और लिक्विड के भी अपर लेवल में, लेयर में ही प्रोड्यूस कर सकते थे।
तो अब हम बात कर रहे हैं साउंड क्या है आपकी, तो साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। मतलब साउंड क्या है, आपके सॉलिड में भी उत्पन्न हो सकती है, लिक्विड में भी उत्पन्न हो सकती है, गैस में भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। फिर हमने बात की थी साउंड के बारे में कि साउंड की सबसे अधिक स्पीड, तो सबसे अधिक स्पीड जो होती है कहाँ होती है, तो सॉलिड में, ठीक है, उसके बाद आपके लिक्विड में और उसके बाद आपके गैस में। क्लियर। तो साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव के साथ साथ एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड को आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में प्रोड्यूस कर सकते हैं और स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक कहाँ है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। इतना हमने कवर किया था डिटेल सर, आप एक बार प्रीवियस के वीडियो देखिएगा तब जाकर के, और मैं यहाँ पर बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। फिर हमने देखा कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बात की थी। इसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि जो भी चीज़ें हमें सुनाई देती है साउंड की क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी, और कितनी फ्रीक्वेंसी तक की जो भी चीज़ें हमें सुनाई पड़ती है तो उसको हमने आपको बताया था एक चार्ट के माध्यम से कि अगर कोई वेव है, साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, यानी मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज तक, इतनी जो अगर ऑडिबल रेंज होगी जिसे हम श्रव्य सीमा कहते थे, ये इंसान की सुनने की क्षमता होगी, ठीक है। कोई भी साउंड अगर आपको आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी इससे इसके बीच में होगी तभी हम सुन पाएंगे, और अगर कोई साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम, 19, 10, 12 हर्ट्ज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक वेव, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक कोई साउंड की वेव की फ्रीक्वेंसी होगी तो उसे हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव। अब इसका हमने एक एग्जांपल आपको दिया था, बैट, चमगादड़। इसकी खोज किसने की थी, गाल्टन साइंटिस्ट ने। सोनोग्राफी में यूज किया जाता है, सोनार सिस्टम में यूज किया जाता है, इंजन की सफाई में और चिमनी भट्टी की सफाई में हम अल्ट्रासोनिक वेव की यूज करते थे। और डॉग की बात की जाए तो इंफ्रासोनिक वेव। ये सब आप सर एक बार वीडियो देख लेंगे फर्स्ट लेक्चर को तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आज हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमें आज पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड में पिच। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या फिर बोल सकते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी कि तीव्रता, ठीक। फिर हमने उसमें देखनी है सर इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। फिर हम लोग उसमें देखेंगे सर आपका सोनार सिस्टम को भी देखेंगे, मतलब जितनी प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और फिर हम लोग सर देखेंगे अगले लेक्चर में डिपेंडेंसी जो होती है साउंड की, जैसे टेम्परेचर पे, प्रेशर पे क्या है, नहीं है, जहां से आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए सर पिच की, कि तारत्व होती क्या है, तो उसको पहले समझिएगा। देखिए आपको कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि आप कभी कभी बोलते भी हैं कि सर इसकी आवाज़ काफ़ी पतली है, ठीक है, या फिर कभी आप बोलते हैं कि इसकी आवाज़ काफ़ी मोटी है। तो किसी के आवाज़ का मोटा होना या किसी के आवाज़ का पतला होना, कोई सिंगर है, ठीक है, जो वो गाना गा रहे होते हैं, और एक आप या फिर हम जब गाना गाते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बस ये जो ज़मीन आसमान के अंतर को ही हम क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। अब ये पिच कैसे काम करती है उसको समझिएगा। देखिए मोटी आवाज और पतली आवाज, ये कंसेप्ट ही आपको पिच से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए पिच जो होती है आपको समझ में आ गया होगा, पिच की बात कर रहे हैं, मतलब आवाज का मोटा होना या फिर आवाज का पतला होना, ठीक है ना। तो पिच जो डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर में, ठीक है ना। ये सबसे पहले आपका पहला पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। ये जो डिपेंड करती है, ये जो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, तो आपको यह समझ में आना चाहिए फ्रीक्वेंसी, इट मींस फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव है। और हम अभी पढ़ रहे हैं साउंड, साउंड भी क्या है, वेव है। अब ये साउंड वेव है, इट मींस वेव है, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, डिस्टर्बेंस होगा, कहां पे, मीडियम के पार्टिकल्स में। तो मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस को ही हमने क्या नाम दिया था वेव टॉपिक में, वाइब्रेशन, यानी कि कंपन या फिर दोलन या फिर ऑसिलेशन। यानी कि जो पिच है ये डिपेंड करती है जो मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। समझ में आया। मैं अगर एक वर्ड लाइन पे लिखना चाहूं, या फिर आप जब कंटेंट रेडी कर रहे होते हैं क्या लिखेंगे, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दी वेव, ठीक है सर। आप इसे हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ध्वनि का जो तारत्व है वो आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। जो तरंग है तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, क्या, ध्वनि की तारत्व। अब देखिए अगर आपकी पिच लो होगी, यानी कि लो पिच होगी, तो अगर लो पिच होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी आपकी, लो होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी आपकी, लो होगी। लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी, इट मींस आपकी जो आवाज होगी वो मोटी आवाज होगी।
कैसी आवाज़ होगी सर? आपकी आवाज़ मोटी होगी। समझ में आ रहा है आपको? मैं बोला आपकी फ्रीक्वेंसी रो है, आपकी फ्रीक्वेंसी इट मीन्स आपने जो साउंड दिया है या फिर आपके माउथ से जो साउंड निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। फ्रीक्वेंसी कम मतलब क्या है कि मैं एक एग्जांपल के माध्यम से लिखूं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज और एक मैं लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10 हर्ट्ज। हाँ जी, तो इसका मतलब आपको यही समझ में आ रहा है कि जो वेव है, हाँ, उसकी जो साइकिल, एक साइकिल का कंप्लीशन को ही हमने क्या कहा था? एक वाइब्रेशन। फिर दूसरे साइकिल का जब कंप्लीट कर रही थी वेव के पार्टिकल्स, उसको हमने क्या कहा था? दूसरा कंपन। तो एक सेकेंड में जो वेव है 5 बार क्या कर रही है? कंपन कर रही है। और यहाँ पर एक सेकेंड में जो वेव है वो 10 बार कंपन कर रही है। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पर इन दोनों से कंपैरिजन करेंगे तो ये मिनिमम हो गई, ये क्या हो जाएगी? आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। हाँ जी, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हुई यानी कि आपकी लो फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स आपकी जो पिच है वो भी लो है और आपकी आवाज़ मोटी है। एग्जाम्पल इसका हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कि बॉयज़ के जो आप आवाज़ सुनते हो, या फिर शेर जो होता है ना आपका, शेर हो गया, बाघ जो है, ये लोग के जो आवाज़ काफ़ी मोटा, ठीक है ना, कह सकते हैं ना, बिल्कुल मोटा है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या है? लो है और उसकी पिच क्या है? लो है। अब आइए हाई फ्रीक्वेंसी या फिर हाई पिच भी बोल सकते हैं। हाई पिच, अगर पिच हाई है इट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी हाई होगी। तो देखिए, पहला तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर किसी की आवाज़ मोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी लो होगी, पिच भी उसकी लो होगी। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी पिच हाई होगी और जो आवाज़ होगी वो पतली आवाज़ होगी। पतली आवाज़ यानी कि श्रिल आप बोल सकते हैं, मधुर आवाज़ भी बोल सकते हैं एक तरह से, या फिर कान में भन भनाना, जैसे कि मच्छर आपकी जो है भन भनाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए तो मॉस्क्यूटो लिख सकते हैं आप, यानी कि मच्छर जो होगा, ठीक है ना, मच्छरों का भन भनाना, है ना। जो भी हो, जिस तरह से लड़कियां भी भन भन भनाती है, दिल पे नहीं लेना, बस उनकी आवाज़ काफ़ी पतली होती है। तो ये पतली आवाज़ को मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मधुर संगीत भी एक तरह से आप बोल सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? काफ़ी हाई है और पिच क्या है? काफ़ी हाई है। यानी कि लड़कियों का भनभनाना भी एक तरह से मॉस्क्यूटो का भनभनाना के बराबर है। जस्ट एज ए जोक पार्ट आप लीजिएगा, इसको सीरियस नहीं लेना है, समझने के लिए। भाई चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम आते हैं, क्या आपके एग्जाम में इतना से यहाँ से सवाल बनेगा। पहला तो सवाल आपसे ये बनेगा कि पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, क्लियर है। जिसकी आवाज़ अगर पतली है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा सर स्टेटमेंट में, अगर किसी पर्सन की आवाज़ या फिर राम सीता कुछ भी दे दिया जाए, किसी लड़की का नाम देकर के, या सिर्फ साफ साफ लिख दिया जाए लड़की है जिसकी आवाज़ काफ़ी मोटी है, ठीक है, मैंने उल्टा लिया है, ध्यान से दीजिएगा, लड़की बोला है, आवाज़ मोटी बोली है, तो आप लड़की देख करके आप यहाँ नहीं आएंगे। लड़की यानी कि आपको ये देखना है कि आवाज़ कैसी है, मोटी है या पतली है। अगर आवाज़ मोटी है तो फ्रीक्वेंसी लो होगी, पिच भी लो होगी। और आपसे अगर बोल दिया जाए पतली आवाज़ है तो यानी फ्रीक्वेंसी हाई और पिच उसकी हाई होगी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बस इतना हमें पढ़ना है पिच के बारे में। अब हम चलेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर, ठीक है, या फिर आप इसे नाम देंगे लाउडनेस ऑफ साउंड। तो चलिए दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड के ऊपर। तो देखिए, लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है उसे भी एक बार आप समझ लें। देखिए, लाउडनेस ऑफ साउंड, इसे हिंदी में हम कहेंगे तीव्रता, और अगर एक मिनट मेरे भाई, हाँ, तो चलिए लाउडनेस ऑफ साउंड, या फिर आप इसे लिख सकते हैं इंटेंसिटी भी, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी, और हिंदी में हम इसे लिखेंगे तीव्रता, ठीक है ना, तीव्रता। इसको समझते हैं ये क्या होती है। देखिए, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा तेज बोल दिया है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। कभी कभी आप साउंड बजा रहे होते हैं तो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। बस वो कंसेप्ट को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। समझ में आ गया होगा लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है। मतलब किसी की आवाज़ बहुत अधिक सुनाई देना, ठीक है, बहुत अधिक आवाज़ आपके कानों में आ रही है, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी अधिक होगी, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी है सर, ठीक है ना, इंटेंसिटी बोल सकते हैं या फिर लाउडनेस आप बोल सकते हैं, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? तो ये डिपेंड करती है आपकी एम्पलीट्यूड के ऊपर, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करती है सर? तो ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। अच्छा, एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या कहेंगे? तो आयाम कहेंगे। वहाँ मैंने क्या कहा था? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हिंदी मैंने कई बार कहा है आवृत्ति, ठीक है। इतना मैनेज आप लोग करेंगे जरूर से। जो लाउडनेस ऑफ साउंड है या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड या फिर तीव्रता
जो ध्वनि की है वो डिपेंड करती है आयाम के ऊपर या फिर डिपेंड करती है ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड किसके एम्पलीट्यूड के? तो आपको पता है सर, हम लोग पढ़ रहे हैं वेव में पढ़ रहे हैं साउंड, और साउंड अगर एक वेव है तो कैसा है? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो यहाँ पर ये वेव कैसे जनरेट होगी? तो जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स में क्या हो रहा होगा? वाइब्रेशन हो रहा होगा, ऑसिलेशन हो रहा होगा, तब जाकर के आपकी साउंड जनरेट हो रही होगी। तो यहाँ पर जो साउंड है, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, ये डिपेंड करती है आपकी एम्पलीट्यूड के ऊपर में। और ये एम्पलीट्यूड किसकी? तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। जो पार्टिकल क्या कर रही है? वाइब्रेशन कर रही है पार्टिकल, ठीक है। इसकी जो एम्पलीट्यूड है, अब आपको याद आ रहा होगा एम्पलीट्यूड से, अगर मैं आपको यहाँ समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूँ तो ये जो आपका था मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट थी, जो पार्टिकल जो वाइब्रेट की थी, यहाँ पर ये क्या था आपका? ये टोटल इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। ये जो हो गया इसका एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई? अगर ये मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, और अगर बिल्कुल मिनिमम अगर इसकी एम्पलीट्यूड होगी तो वो आपके साउंड की जो तीव्रता या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी? वो मिनिमम होगी। सिंपल से ये सब चीज़ें देखिए हमने बहुत डिटेल पहले लेक्चर में पढ़ा है, तो इसको इतना मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसके ऊपर? तो आपके एम्पलीट्यूड के ऊपर। अब आइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी में आप कैसे लिखेंगे? ध्वनि की प्रबलता, ठीक है ना। लाउडनेस ऑफ साउंड को कहेंगे ध्वनि की प्रबलता, जो कंपन कर रही है, ठीक है ना, कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंपन कर रही है तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है या फिर उसकी जो आयाम है उस पर डिपेंड करेगी आपकी साउंड, ठीक है। जैसे कि अगर बात कर ले भाई, ये पेन है, ठीक है, और एक दूसरा पेन मैंने ये ले लिया है। अब यहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई दी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। दूसरा फिर आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड आया। यहाँ पे रीज़न क्या था कि देखिए ये क्या था? एक ऑब्जेक्ट था, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये भी पार्टिकल से बने हैं, ये भी पार्टिकल से बने हैं। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जब दोनों के पार्टिकल्स में हमने डिस्टर्बेंस किया, तब जाके एक वेव बनी, और ये वेव से आपको क्या हुआ? साउंड सुनाई दिया। अब डिपेंड किया कि आपने जो एनर्जी ट्रांसफर कराया जो उस पार्टिकल पे, अब आपने कितनी एनर्जी दी। कम एनर्जी दी तो उसकी एम्पलीट्यूड कम थी, ज़्यादा एनर्जी थी दी तो उसकी एम्पलीट्यूड अधिक हो गई, तो उसको साउंड भी आपको अधिक सुनने को मिला। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल प्रैक्टिकली वे में आपको मैंने समझाया। अब जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसको हम आई से लिखते हैं, ये डिपेंड करती है ए स्क्वायर पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है या फिर डायरेक्ट एम्पलीट्यूड लिखेगा, तो याद रखिएगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम के वर्ग, वर्ग जो है होगा, स्क्वायर को हिंदी में कहेंगे वर्ग, ठीक है ना। आयाम के वर्ग पर जो होती है ध्वनि की प्रबलता डिपेंड करती है। अब देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड जो है आपकी, लाउडनेस, एक मिनट यार, LOUD, लाउडनेस, LOUDNES, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है, सॉरी, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है सर? तो ये आपकी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर में, ठीक है। दूसरी चीज, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, जो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है, इसको हम मेजर जो करते हैं, ठीक है ना, जो मेजर करते हैं, ये जो मेजर होती है ये डेसिबल में मेजर होती है, ठीक है ना, DECIBLE, डेसिबल में मेजर होती है, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल d और कैपिटल D में, ठीक है। यानी आपको समझना है सर क्या मैं लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो मेजर की जाती है किस में? तो डेसिबल में, ठीक है। या फिर अगर डेसिबल ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको देखने को मिलेगा BEL, बेल, ठीक है। ये भी क्या है? आपको एक मेजरमेंट यूनिट है, ये एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं, इसकी क्या है? यूनिट है, जो हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। तो अगर आपसे पूछ ली जाए, यहाँ मैं लिख दूँ SI यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, SI यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होगी? या फिर आप बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी? तो आप कहेंगे डेसिबल, ठीक है ना, डेसिबल, स्मॉल d कैपिटल B, और आप क्या बोलेंगे? BEL, बेल। इतना क्लियर है? अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट आपको रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन क्या है सर? ये रिलेशन है आपका 1 बेल इक्वल्स टू होता है आपका 10 डेसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये सब सवाल पूछेगा एग्जाम में तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है अगर आप पढ़ करके नहीं गए तो, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, जो एक डाटा से वैल्यू जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए जो हम लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं, जो हमारे कानून के लिए एकदम मधुर है या फिर बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बिल्कुल सही है, वो जो इंटेंसिटी होनी चाहिए साउंड की कितनी, यानी कि नॉर्मल कन्वर्सेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल
कन्वर्सेशन, यानी कि इसे हम हिंदी में लिखेंगे बोलचाल, ठीक है ना। जो बोलचाल के दौरान जो साउंड की जो तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वो कितनी होती है, तो या फिर हम उसे कितना मानते हैं, तो 50 से 60 डेसिबल, ठीक है ना। 50 से 60 डेसिबल जो होगी साउंड की, यानी कि जो इंटेंसिटी होगी वो नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए सही होती है। अगर हमें सोने के दौरान स्लीपिंग, ऐसा नहीं है कि हम जब सो रहे होते तो कोई आवाज़ नहीं आती, ऐसी होती नहीं है। घर के अंदर आप जब सो रहे होते तो उधर किचन में कुछ आवाज़ आ रही है या बाहर के साइड कोई गाड़ी वाड़ी चल रही है तो खिड़कियों से कुछ ना कुछ साउंड आती है, फिर भी हम आराम से सो रहे होते, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कितना तीव्रता तक आपकी कान के लिए पीसफुल आप नींद, शांति से नींद ले सकते हैं, तो वो भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो कम से कम लेस देन होना चाहिए आपका 28 dB, ठीक है। 28, 29, 30 तक आप आराम से सुन सकते हैं, और 28 से कम है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अब अगर बात कर लिया जाए, जो हम बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन या फिर साउंड पॉल्यूशन, है ना जी, पॉल्यूशन की बात की जाए, यानी कि साउंड पॉल्यूशन की बात की जा रही है, इट मीन्स यहाँ पर जो रेंज होगा 60 to 80 dB, ठीक है। अगर साउंड की इंटेंसिटी 60 से अधिक है या फिर 80 तक पहुंच गई है, इट मीन्स वहाँ पर एक नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया है। कोई हार्ट पेशेंट है तो उनके लिए भी थोड़ा खतरे का यहाँ पर, ये आप बोल सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली, चैलेंजेस वाली बातें हैं, ठीक है भाई। तो देखिए अभी हमने क्या कवर कर लिया, हमने पढ़ा है पिच। पिच में हमने क्या समझने की कोशिश की है, पिच हमें क्या बताता है, किसी का भी आवाज़ का मोटा होना, किसी की आवाज़ का पतला होना, ये डिपेंड करता है पिच के ऊपर, और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी की। अगर आवाज़ मोटी है तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, लो होगी, और पिच कैसी होगी, लो होगी। अगर आवाज़ पतली है तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, हाई होगी, और पिच भी हाई होगी, ठीक है। फिर हमने देखा साउंड का बहुत अधिक जो सुनाई पड़ता है या बहुत तीव्रता से जो भी चीज़ें हमारे कानों में आती है, ये कैसे, तो ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो डिपेंड करती है जो वेव, यानी कि जो साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसके एम्पलीट्यूड पे। इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पे होता है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट को हम डेसिबल में मेजर करते हैं या फिर हम बेल में मेजर करते हैं। 1 बेल इक्वल्स टू 10 dB होता है। अब देखिए एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछा क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ साउंड, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर डेसिबल नहीं दिया हो रहेगा तो बेल में टिक करके आइएगा। अगर आपसे डाटा बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो आपसे पूछेगा नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए कितना रेंज होना चाहिए, 50 से 60 तक की चीज़ें, ठीक है। सोने के लिए लेस देन 28, और पॉल्यूशन साउंड 70, 80 dB, अगर 80 dB से ऊपर हो गया तो वो खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। इतना अधिक साउंड हो जाएगा तो हमारे हार्ट से, देखिए डीजे वगैरह में क्या होता है, बिल्कुल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और जो उसकी एम्पलीट्यूड होती है वो बिल्कुल हमारे हार्ट बीट से क्या कर देती है, मैच कर देती है। तो कभी कभी आपको अंदर से लगता होगा एकदम हार्ट भी उसी तरह से वाइब्रेट कर रही है ना। देखिए चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे आज, फिर कल हम दूसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटरफेरेंस को। देखिए छोटी छोटी वीडियो रख रहे हैं, आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, और अभी टाइम है हमारे पास तो अच्छे से चीज़ों को इतना एलोबरेट करके समझाते चल रहे ताकि हर एक साइंस का जो स्टूडेंट नहीं है वो समझ सके। तो फिर हम लोग देखेंगे इको को समझेंगे, इंटरफेरेंस समझेंगे, रिजोनेंस समझेंगे, सोनार सिस्टम पढ़ के खत्म करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड को, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड को कवर करेंगे, और जो डिपेंडेंसी है उसको, मतलब कि अभी हम 2 लेक्चर और करवाएंगे आपका साउंड का, तब जाके पूरा खत्म हो जाएगा आपका साउंड टॉपिक, और फिर साउंड के जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग करेंगे, ठीक है सर। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।